नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायलॉग में। आज बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे जो कि एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है इन पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 107, 108, 109, 110 एंड 111। इसमें जो बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये है 109 एंड 110। बेसिकली 109 बात करता है मनी बिल, क्या क्या प्रोसीजर है मनी बिल्स का, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। और 110 जो बात करता है इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, कि मनी बिल क्या इंक्लूड करता है, यानी मनी बिल क्या क्या होता है उसके बारे में बात करता है। और 109 में इसका प्रोसीजर बात, सबसे पहले प्रोसीजर बात करता है, उसके बाद 110 में बात करता है मनी बिल के बारे में। अगर 108 के बारे में बात करें तो 108 बात करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, कि ये दोनों हाउस जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों का जॉइंट सिटिंग कब होता है इसके बारे में बात करता है। 107 की बात करें तो ये प्रोविज़न है इंट्रोडक्शन और पासिंग ऑफ बिल्स को लेकर, कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि पता है कि फाइनेंशियल बिल में क्या है, फाइनेंशियल बिल 117 के अंदर आता है, और मनी बिल की अगर बात करें तो 109 के अंदर आता है। और मनी बिल फाइनेंशियल बिल के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मनी बिल का जो फॉर्म है एक तरीके से गवर्नमेंट बिल होता है, लेकिन इसका फाइनेंशियल बिल ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि मनी बिल से रिगार्डिंग कोई जॉइंट प्रोविज़न नहीं है, सॉरी जॉइंट सेटिंग नहीं होता है मनी बिल के केस में, लेकिन फाइनेंशियल बिल की अगर बात करें ये ऑर्डिनरी बिल के तरह होता है। और यहाँ पर डेडलॉक होता है, जब आप आर्टिकल 108 पढ़िएगा कि जब जॉइंट सिटिंग होता है तो उसमें 6 महीने का टाइम पीरियड वो होता है एक डेडलॉक का, इफ़ एनी डेडलॉक। जैसे कि यहाँ पर अगर क्लॉज उसका देखिएगा तो उसमें 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो अगर बात करें ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है कि इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, वो जो डिटेन किया जाता है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल बिल ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, लेकिन मनी बिल ऑर्डिनरी बिल की तरह नहीं होता है। मनी बिल एक तरीके से अगर लोकसभा में ही केवल पास होता है, राज्यसभा में उसके पास टाइम पीरियड होता है 14 डेज। लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, अभी आइए। खैर अगर बात करें सबसे पहले डेफिनेशन मनी बिल का, तो मनी बिल क्या क्या इंक्लूड करता है। अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल क्या क्या इंक्लूड करता है। अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल के अंदर आता है जैसे कि अगर जैसे आर्टिकल 110 जो कि बात करता है 110 मनी बिल के बारे में, तो इसमें आता है जैसे कि अगर किसी तरह का इम्पोजिशन हो, एबोलिशन हो, या फिर रेमिशन हो, या फिर ऑल्ट्रेशन हो, और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस। तो ये किस चीज़ का, मान लिया जाए किसी चीज़ को टैक्स को कम करना है, बढ़ाना घटाना है, या फिर उसको ख़त्म करना है एक तरीके से, तो या फिर टैक्स को रेगुलेट करने के लिए कोई बिल पास करना है, तो ये टैक्स से रिलेटेड जो बिल होता है वो मनी बिल के अंदर आएगा। हाँ, लेकिन अगर बात किया जाए कि आर्टिकल 110 में ये एक्सक्लूसिवली डील्स करता है फाइनेंशियल मैटर, जो प्रिस्क्राइब है आर्टिकल 110 के अंदर ही, याद रखिएगा। लेकिन अगर कहाँ जहाँ जहाँ पर भी अगर बात किया जाए रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, कि रेवेन्यू का प्रोविज़न और एक्सपेंडिचर का, ये भी फाइनेंशियल मैटर है, लेकिन ये बात करता है 117 के अंदर, ये बात करता है क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। लेकिन मनी बिल के बारे में स्पेशली कहा गया कि एक्सक्लूसिवली डील्स करता है, इट ओनली एक्सक्लूसिवली डील्स विद द फाइनेंशियल मैटर्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 110, कि जो जो 110 के अंदर दिया गया है 110 आर्टिकल के अंदर वही चिल मनी बिल होगा। उसके अलावा जो जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की प्रोसीजर प्रोविजंस है वो फाइनेंशियल बिल के अंदर आएगा, वो ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें दोनों हाउस से पास किया जाता है, जरूरी होता है ऑर्डिनरी बिल, पता है आपको। चलिए खैर, यहाँ पर डिफरेंस नहीं समझ रहे, खास करके 110 को समझना है, 109 को समझना है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, जैसे कि अगर बात किया जाए अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बिल्स, जैसे कि अगर सबसे पहले तो बात किया कि टैक्स में बढ़ाना है, घटाना है, या फिर कम करना है टैक्स को, या टैक्स को ख़त्म कर देना है, तो उस तरीके चीज़ जो भी बिल उस तरीके का जो भी बिल होगा वो मनी बिल के अंदर आएगा। अगर कोई रेगुलेशन है लाइक बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, कोई मनी बोरो कर रहा है, कोई ऐसा रेगुलेशन है, तो उस केस में भी मनी बिल के अंदर ही ऐसी चीज़ें आती है। अगर बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, तो अगर उसका जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई पैसा आप ले रहे हैं, अप्रोप्रिएट कर रहे हैं मनी को उससे, तो वैसे चीज़ों के लिए भी बिल
वैसे बिल अगर पास करना है तो उस केस में भी मनी बिल कहा जाएगा। और भी बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं, जैसे कि द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो द कस्टडी, देखिए कोई भी चीज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, अब कंसोलिडेटेड फंड की बात करें, अब गवर्नमेंट के पास अपना फंड होता है, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकाल रही है सरकार, किस लिए, कुछ काम के लिए निकाल रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई बिल पास करना है कि इसका पैसा यहाँ अप्रोप्रिएट करना है, तो वैसे बिल को भी मनी बिल के अंदर ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर, बार बार बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की अगर बात करें, इसके प्रोविजंस डील करते हैं फाइनेंशियल बिल के अंदर, जो कि आर्टिकल 117 के अंदर आता है, याद रखिएगा। और बिल अंडर 117 इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में भी, और जो 117 इंट्रोड्यूस किया जाता है दोनों हाउसेज में। देखिए जैसे 117 का पढ़िएगा ना क्लॉज 1, तो वो ये कहता है कि जो बिल 117 क्लॉज 1 के अंदर आएगा वो इंट्रोड्यूस होगा केवल लोकसभा में, समझे। अगर 117 की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें 117 में आता है, जैसे कि बिल और अमेंडमेंट जो प्रोविज़न से रिलेटेड 110 के अंदर जो भी चीज़ें दी हुई है, जैसे अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविज़न फॉर एनी मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज ए टू एफ ऑफ द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 110 शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जरूरी है। अ बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो देखिए 117 के क्लॉज 3 वाले जो चीज़ है ना, वो दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा, जो 117 क्लॉज 3 बात किया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है कि ऑर्डिनरी बिल की तरह क्या कौन सा ट्रीट किया जाएगा। देखिए फाइनेंशियल बिल भी एक तरीके से, मनी बिल भी फाइनेंशियल बिल की तरह होता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल थोड़ा सा अलग होता है मनी बिल से। और क्योंकि फाइनेंशियल बिल जो 117 में बात किया है क्लॉज 1 को छोड़कर, क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में, क्लॉज 3 की अगर बात करें तो ये बेसिकली बात करता है अलग, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी पास इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज़ रिकमेंडेड टू द हाउस ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, जो भी बिल है इसका। तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि 117 के क्लॉज 1 में जो भी चीज़ें दी गई है, जो फाइनेंशियल बिल का बात करता है, उसमें उस चीज़ों को केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और 117 का क्लॉज 3 की अगर बात करें तो दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेज, ओके, एंड दैट शैल बी इंट्रोड्यूस इन द बोथ द हाउसेज, इतना याद रखिए बस, ओके। और मनी बिल के बारे में पता ही है कि लोकसभा में ही केवल वो होता है। तो मनी बिल क्या होता है ये तो पता चल गया। अगर बात करें 109 यानी कि इसका प्रोसीजर क्या है, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो मनी बिल का प्रोसीजर क्या है। मनी बिल एक तरीके से होता है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में ही ओनली, नॉट इन राज्यसभा, ओके। सबसे पहले क्या होता है, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, नॉट इन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। और ये इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के द्वारा। याद रखिएगा ऑर्डिनरी बिल जो होता है ना, नॉर्मल बिल, जो नॉर्मल बिल अगर आ रहा है पार्लियामेंट में तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होना ज़रूरी है। कौन पास मनी बिल लाता है, मनी बिल लाएगा कोई भी मिनिस्टर ला सकता है। लेकिन अगर बात करें ऑर्डिनरी बिल का, तो ऑर्डिनरी बिल केवल प्राइवेट मेंबर मतलब प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय मिनिस्टर और फिर प्राइवेट मेंबर, दोनों ला सकता है ऑर्डिनरी बिल। यानी कि प्राइवेट मेंबर कौन हो सकता है, कोई एमपी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रूलिंग पार्टी के हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को। तो ये ऑर्डिनरी बिल एक तरीके से है कि वो मिनिस्टर के द्वारा भी लाया जा सकता है या फिर प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है, जो कि एक तरीके से प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं रूलिंग पार्टी के। खैर अगर बात करें मनी बिल का, तो मनी बिल में एक चीज़ ध्यान रखना है, ये केवल इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल। इसका सबसे ज़्यादा प्रोसीजर है कि ये इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा ही, ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें ये इट कैन बी लाइक मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन यानी राष्ट्रपति के आदेश पे ही ये बिल को लाया जाता है। तो यहाँ पे प्रायर रिकमेंडेशन राष्ट्रपति से लेना होता है। एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, एज आई सेड बिफोर कि इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा से इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है जो भी टाइम पीरियड दिया गया है। एंड द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विथ और विदाउट रिकमेंडेशन, यानी राज्यसभा को लगता है कि भैया हम राज्यसभा में ऐसा लगा कि ये बिल पसंद नहीं आ रहा है, उसको रिजेक्ट कर दिया,
उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे। इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा। मैक्सिमम पीरियड राज्यसभा को जो दिया जाता है ना ऐसे केसेस में, 109 में जो प्रोसीजर है 109 में, कि ये 14 डेज दिया जाता है कि आप 14 दिनों के लिए डिटेन करके उस बिल को रख सकते हैं, और राज्यसभा रखती है इस चीज़ को डिटेन करके। जो 14 दिन का जो पीरियड दिया जाता है उसके बाद वो अपने आप को पास मान लिया जाता है, बिकॉज इट इज़ द मनी बिल इज़ अ विल ऑफ लोकसभा नॉट अ राज्यसभा। एक तरीके से ऐसा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है, ये जो एक तरीके से है जो कि जो मनी बिल की अगर बात करें, इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। मनी बिल को अगर राज्यसभा में आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन किसका जरूरी है, जो जाहिर सी बात है जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं लोकसभा के, जो कि स्पीकर होते हैं लोकसभा का, ओके। और इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट अप्रूव्ड बाय ओनली बाय बोथ द हाउसेज। सो चल देखिए, कई बार होता है कि इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेज। अब जैसे आर्टिकल 111 पढ़िएगा तो असेंट टू बिल क्या बात करता है कि हामी किसकी चाहिए, ऐसे केसेस में किसकी हामी चाहिए। तो यहाँ पे 111 में 111 जो आर्टिकल है उसमें कहा गया व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से बिल पास कर दिया गया, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के सामने प्रेजेंट करना है उसको, एंड द प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर इधर दैट ही असेंट द बिल और दैट विथहोल्ड्स असेंट देयर फॉर्म, वो विथहोल्ड करके भी रख सकते हैं, ओके। सो वही चीज़ कहा गया है, आफ्टर दैट इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट असेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड ओनली बाय बोथ द हाउसेज। बोथ द हाउसेज से राज्यसभा लोकसभा से अप्रूवल हो गया है, उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इन अ केस ऑफ द डेडलॉक ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। सबसे पहले तो 111 में बोल दिया गया, को रिलेट करके आर्टिकल को समझा कीजिए। 111 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट की हामी चाहिए, ठीक है भैया। अगर दोनों हाउस से पास हो गया है तो भी चाहिए, अगर नहीं पास हुआ है तो भी प्रेसिडेंट के पास जाएगा वो। प्रेसिडेंट फिर क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग करेंगे। 108 के अंदर ज्वाइंट सिटिंग बात किया गया है, ओके। प्रेसिडेंट विल हेल्ड द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज एंड दैट कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। कि डेडलॉक क्यों है भाई, इसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन ये ऑर्डिनरी बिल में होता है बेसिकली, वैसे मनी बिल में ये चीज़ नहीं होता है। अगर ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें तो वैसे केसेस में क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है कि 6 महीने का जो डेडलॉक होता है इनमें, कि अगर ऑर्डिनरी बिल की बात करें, ये दोनों मिलाकर इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं हर चीज़ को, क्योंकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी बिल में जानते हैं कि राज्यसभा मैक्सिमम पीरियड 6 महीने के लिए वो डिटेन करके रखती है। अगर नहीं कोई भी ऑर्डिनरी बिल है नहीं पास हो रहा है लोकसभा राज्यसभा से, तो उसको ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा में अटका हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसको ज्वाइंट सिटिंग करके अपना पास कर दिया जाता है ऐसे सिचुएशन में। या दोनों हाउसेस से नहीं पास हो रहा है तो ऐसा सिचुएशन में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है और ऐसे करके अपना एक जो स्ट्रेंथ है उस तरीके से उसको पास किया जाता है बिल को। खैर, असेंट ऑफ बिल समझ में आ गया, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल समझ में आ गया, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल समझ में आ गया, ज्वाइंट सिटिंग कब होता है ये भी समझ में आ गया। अब प्रोविज़न जो है इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ बिल्स के बारे में समझ में आ ही गया कि 117 में क्या प्रोसीजर है, 109 में क्या है, और 108 और 109 का जब मैटर होगा, यानी कि मनी बिल की अगर बात होगी प्रोसीजर, तो उसमें क्या प्रोसीजर है बताएं ही सारा। तो ये सारा जो है आर्टिकल 107, 108, 109, 110, 111 ये हो गया क्लियर, ओके। और भी चीज़ें अगर जानना है आपको कि अगर ये रिजेक्ट होता है कि नहीं होता है, अगर बात करें कि इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट इट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें ये रिजेक्ट किया जा सकता है, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट, ओके। पर अगर बात करें मनी बिल का, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट, ओके। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मनी बिल कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन के लिए नहीं जाएगा, तो ये चीज़ें होना है। अगर बात करें कि इट डिफीट इन द लोकसभा ओनली दैट लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी चीज़ें हैं, पर
देखिए, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में कन्फ्यूज़न नहीं करना है। फाइनेंशियल बिल का दो कैटेगरी है, 17 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज सेकंड, ओके, और 117 क्लॉज थर्ड। लेकिन 117 क्लॉज 1 को छोड़कर फाइनेंशियल बिल को समझना है तो 117 क्लॉज 3 उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें दोनों हाउस में जाना ज़रूरी है। बाकी तो अगर आप बेयर एक्ट है तो आप देख सकते हैं उस चीज़ को। खैर, राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है मनी बिल में, और फाइनेंशियल बिल में सम रोल एट द लोकसभा, सेम रोल एज अ लोकसभा, नॉट सम रोल बोल रहे हैं, सेम रोल ही होता है। जो लोकसभा का रोल होता है वही राज्यसभा का भी रोल होता है फाइनेंशियल बिल में, क्योंकि उसको ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है और इसको एक तरीके से गवर्नमेंट बिल की तरह ट्रीट किया जाता है मनी बिल को। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं मनी बिल का सिंपल टर्म है कि यार मनी बिल को 14 डेज के लिए आप उसको एक तरीके से डिटेन करके रख सकते हैं, उसको कहा जाए तो, ओके। तो 14 डेज मैक्सिमम पीरियड है कि उसको डिटेन करके राज्यसभा रख सकती है, और उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। खैर, सो आज हो गया जो भी 107, 108, 109, 110, 111 ये ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है कि हम डिस्कस करने वाले हैं खास करके ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बीच में डिफरेंस, और अगर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में डिफरेंस है, अगर दोनों में से जो भी टॉपिक लगेगा अच्छा वो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।